बस्तर में बहुत कुछ दिया है, मगर एक सवाल साथ साथ ये भी खड़ा होता है कि बस्तर को हमने क्या दिया है। वो जो जहां नहीं हुआ वो बस्तर में हुआ। बस्तर में एक ऐसी भी जगह है जहां 75 दिन तक रामलीला होती है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो मैं कि आप जितने यहाँ व्यस्तताओं से समय निकल कर रहे हैं, इससे लगता है कि साहित्य के प्रति आपका प्रेम कितना गहरा है और इस पुस्तक के प्रति आपका प्रेम कितना गहरा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। अगर पुस्तक की बात की जाए तो बात बस्तर की पुस्तक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में निवास करने वाली जनजातियों की संस्कृति, उनका धर्म, उनकी मान्यताएं, उनकी रूढ़ियां तथा जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष कर रही इन जनजातियों की पीड़ा एवं विस्थापन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर नस्लवाद की हिंसा की मार झेल रहे इन आदिवासियों के संघर्ष को भी इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आज हम विकास की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे में हमारा जो मूल जीवन है उससे हम कितनी दूर आ गए हैं, ये आज हमें आदिवासियों से सीखने की आवश्यकता है। हमारा देश प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है, हमारी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इन जड़ों को आज भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जो कि हमें इन आदिवासियों से सीखना चाहिए। आज जब हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, वहीं इन आदिवासियों की संस्कृति के प्रति प्रेम, इनके धर्म के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। ऐसे में जैसे कोरोना जैसी जो गंभीर बीमारियां आई, साथ ही जो हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है लगातार, तो हमें इसमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति के प्रति प्रेम की आवश्यकता है, जिससे कि हम यहाँ की जो परिस्थितियाँ, बिगड़ती परिस्थितियाँ, उनको बचा सकें। तो आगे इस विषय पर हमारे विद्वान बताएंगे और आप सभी विद्वानों के को मैं अलग अलग मंचों से सुनती रही हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है मुझे। यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ मुझे नई कुछ बिंदु मिलेंगे, जिससे कि मैं इस पुस्तक में कुछ सुधार कर सकूँ। साथ ही आगामी पुस्तक के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ सुझाव ज़रूर मिलेंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस्तर की राजनीतिक स्थिति से लेकर बस्तर का खान पान, बस्तर का पहनावा, बस्तर की संस्कृति, वो सब कुछ बात बस्तर की में निकल करके आता है। ये सही है कि परसों मुझे पुस्तक मिली थी और ईमानदारी से मुझे बिल्कुल भी पुस्तक को पढ़ने का समय नहीं मिला, ना ही मैं उसको पढ़ पाया हूँ। लेकिन जब पुस्तक को हम देखते हैं और इसके विषय क्रम में जाते हैं, तो विषय क्रम में पूरी आपने गागर में सागर समेटने का काम किया है। विविधता है और विविधताओं को जब तक हम एकात्म में नहीं मिलाएंगे, उसके साथ लोगों को नहीं जोड़ेंगे, देश के जन जन को नहीं जोड़ेंगे और उन सबको जोड़ने का काम, अलग अलग संस्कृति को जोड़ने का काम आपने इस बात बस्तर की पुस्तक के माध्यम से किया है। और खास करके जब हम देखते हैं कि आप बस्तर की बात करते हैं, अभी अभिषेक जी ने बताया कि जैसे मिस्र में पिरामिड होते हैं, पिरामिड, वो पिरामिड मृत्यु के समय में, यानी बस्तर एक, अंजलि जी आपको बस्तर के माध्यम से एक रहस्यमय जगह में लेकर के जाती है कि जो जहां नहीं हुआ वो बस्तर में हुआ और उस बस्तर में लोग इकट्ठा करके नुकीले पत्थर लेकर के आते थे। ऐसे ही मैंने पुस्तक को नजर मारी थी तो उसमें ध्यान में आया, और वो मृतक का उस तरह का जैसे पिरामिड बनाते थे वो आज भी बनाते हैं। देश में रामलीला होती है तो बस्तर में भी रामलीला होती है, और जब रामलीला को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ 10 दिन का 11 दिन की रामलीला के बाद रावण का दहन होता है। अब मुझे तो पहली बार पता चला कि बस्तर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ 75 दिन तक रामलीला होती है और अलग अलग 75 दिन तक रामलीला होती होगी। तो आप कल्पना करिए कि उस रामचरितमानस का या राम का चरित्र, सीता का चरित्र, भरत का चरित्र,
हनुमान जी का चरित्र, रावण का चरित्र, मंदोदरी का चरित्र, किसी का भी चरित्र 75 दिन में लोगों को पूरी तरह से आत्मसात हो जाता होता। और खूबसूरती यह है कि उस रामलीला में रावण का दहन नहीं होता। ये अपने आप में एक अलग तरह की विशेषता है। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां, जिसे मैं कह सकता हूं, आज बस्तर के सामने हैं। अपने भौगोलिक परिवेश के कारण, अपने सामाजिक राजनीतिक परिवेश के कारण, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के कारण चुनौती यह है कि एक तरफ तो उनको वास्तव में मैं ये कहूं कि किसी देश की पहचान अगर है, वो किसी देश की पहचान उसके संविधान से नहीं है, संस्कृति से होती है और उसकी लोक परंपराओं से होती है। और ये लोक परंपराएं, ये लोक संस्कृति वास्तव में उस देश को जीवंत करती हैं। और ये जो चुनौती है, आज जिस युग में हम हैं, आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी तौर से ध्यान रखा, जो मेरे दोस्त थे जो कभी बिहार जिन्होंने देखा नहीं था, उनको बुलाया कि वो आए बिहार और एक बार बिहार को देखें। वो सब लोग बिहार आए और 3 दिन रहे बिहार में, और लौटते वक्त कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, बिहार में 3 दिन रहे, कुछ देखा ही नहीं। तो मैंने कहा देखने क्या आए थे यहाँ पे? ये पहला हिस्सा है। ऐसे ही जब हम बस्तर जाते हैं तो हम कुछ प्रिविलेजेस के साथ जाते हैं। हम सोचते हैं हम जब जाएंगे तो वहाँ 2 राइफल लेके, बिल्कुल जगदलपुर पे 2 राइफल लेके 2 लोग खड़े मिलेंगे और बोलेंगे लाल सलाम। तो बस्तर ऐसा नहीं है, जैसे बिहार वैसा नहीं है जैसे बिहार की छवि बनाई जाती है। फिर हाँ, अब हम कट्टू में जाते हैं। वो जो सारे दोस्त थे मेरे, वो जब ट्रेन में बैठे और जब मेरे घर से वो उत्तर प्रदेश की तरफ 40 किलोमीटर ट्रेन आगे गई, एकदम से उनकी बॉगी पर एक किसी ने पत्थर फेंका, उनका शीशा टूट गया। तो उन्होंने फोन किया कि भाई बिहार देख लिया। तो आप ऐसा भी मत सोचिए वो सब नहीं है वहां पर, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत तो है, उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बिहार में रामराज है ये भी नहीं कह रहा, लेकिन जितना हम सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना कुछ वहां पर नहीं है। शेर कुछ ऐसा है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और तो मुझे लगेगा कि ये शाम बीत जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कब बीत गया। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको, जितने हमारे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि हैं, मेरे आदरणीय हैं, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। जो हमारे साथी यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं उन सबको नमन। और शुरुआत मैं करूँगा डॉक्टर अंजलि को शुभकामनाएं के साथ। और शुरुआत वही है जो अभी कहा अंशु ने कि जो नाम रखा है बात बस्तर की। मेरा ये मानना है कि साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो सहज हो, वो तरल हो, वो प्रवाहमान हो, वो सीधा हमारी आंखों के सामने दिखे और हमारे कलेजे में उतर जाए, वो साहित्य होता है। साहित्य के नाम पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे हमने दौर जीते देखे हैं, प्रयोगवाद देखा है, हमने जनवादी कविताएं देखी, हमने प्रगतिशील साहित्य देखा है, हमने मार्क्सवादी साहित्य देखा है, हमने दक्षिणपंथी साहित्य देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा मानना है कि साहित्य वही है जो पढ़े वो उसमें डूब जाए, और उसके लिए उसको सहज होना चाहिए, आसान होना चाहिए। उसको जैसे ही आप उसको साहित्य को अपने हाथों में लें, ऐसा लगना चाहिए कि आपकी नब्जें जो हैं वो कुछ तेज चलने लगी हैं, यानी कि वो अनुभूति के स्तर पर जा रहा है। तो ये जो बात बस्तर की लिखी है डॉक्टर अंजलि ने, ये इसका शीर्षक वही है, ये उसी दिशा में ले जाता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये किताब मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, और चूंकि अंशु ने शेर की बात कही है तो शायद वसीम बरेलवी का ये शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो मैं सलीके की किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, लेकिन पढ़ा है। इसको क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि किताब कहाँ ले जा रही है। हर किताब के अपने हाथ होते हैं, वो आपको पकड़ती है और अपनी दिशा में ले जाती है। इस किताब के भी 2 हाथ हैं, और जब आप इसे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि आपको ये उस दुनिया में ले जाती है, ये जो हमारा दिल्ली जैसा शहर है, महानगरी शहर है, जहां आकर के हम अपने पीछे की एक ऐसी दुनिया छोड़ आए हैं जहां वे लोग रहते हैं जो हमारे ही संसार का हिस्सा हैं, और वो हमसे नावाकिफ हैं, हम उनसे नावाकिफ हैं। हम उनको किस्सों में पढ़ते हैं, कहानियों में सुनते हैं, किताबों में घूमते हैं,
टेलीविजन की रिपोर्ट में देखते हैं, लेकिन कभी उनको हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतराल है। और बस्तर की जो बात की है, एक मसला है, डॉक्टर अंजलि ने लिखा है, मेरा तो ये भी मानना है कि इस बस्तर ने बहुत कुछ दिया है। बस्तर में जो खनिज संपदा है, देश में न जाने कितना देश के जीडीपी में उसका योगदान है। बस्तर की जो भौगोलिक स्थिति है, उसका हमारे पर्यावरण में कितना महत्व है। बस्तर की जो राजनीतिक स्थिति, वहाँ बाकायदा लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। साहित्य में भी आप सोचिए, बस्तर की बातें जो है वो जिस तरह से सामने आई, कई बड़े महान कवि दिए हैं, कई लेखक दिए हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो बस्तर ने बहुत कुछ दिया है, मगर एक सवाल साथ साथ ये भी खड़ा होता है कि बस्तर को हमने क्या दिया है। वो हमारे विमर्श का हिस्सा जरूर है, वो हमारे जो हम संवाद करते हैं उसका हिस्सा जरूर है, वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वो हमारी किताबों का हिस्सा है। लेकिन क्या वो बस्तर हमारी जिंदगी का हिस्सा है? सारा विमर्श यहीं से शुरू हो। जिंदगी का हिस्सा शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको इतने सहज रूप में सामने रखा नहीं जा रहा है। या तो बस्तर को लेकर के अभी जो अंशु कह रहे थे कि नक्सल का जिक्र होता है तो वामपंथ का जिक्र होता है, तो एक वामपंथी राजा प्रवीर चंद्र की जो वहां पर हत्या हुई थी, उसके बाद 67 में जो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, वो जो कानू सान्याल ने, चारू मजूमदार ने जो एक आंदोलन शुरू किया, तो नक्सलवाद की जड़ कहते हैं वो कहीं ना कहीं से राजा प्रवीर चंद्र की हत्या, उस समय की सरकार के ऊपर वो इल्जाम है कि उनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए था, राजा से नहीं मिल रहा था। तो वो जो शुरू हुआ नक्सलवाद, वो जो संथाल का एरिया है, पूरा उड़ीसा है, बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, तो हम वामपंथ की बात करेंगे, तो हम कानू सान्याल की बात करेंगे, तो हम चारू मजूमदार की बात करेंगे, तो हम सशस्त्र संघर्ष की बात करेंगे। यानी कि बस्तर को वहां फिर एक विचारधारा ने हाईजैक किया और फिर बस्तर की बात नहीं हो पाई। तो मूल सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि बस्तर की बात कब होगी, और वो तब होगी जो अंजलि ने इस किताब में लिखा है, जब हम बस्तर को समझेंगे, वहाँ की जो जनजातियां हैं, उनकी जो धर्म है, संस्कृत है, परंपराएं हैं। मैंने पढ़ा कि आज भी वहाँ पर वो जो उनके मृतक होते हैं उसके लिए वो स्तंभ बनाते हैं, लौह स्तंभ, और उसको सुरक्षित रखते हैं। वो उनको, उनकी स्मृतियों को आदर देने का उनका तरीका है, हमको नहीं पता उस तरीके के बारे में। हमने